माधवपुर नामक एक गांव में थे दो आदमी, विनोद और सात्विक, जो पड़ोसी थे। विनोद था बहुत आलसी और कोई काम नहीं करता था, पर सात्विक के पास बहुत गाय थे, जिनका दूध बेचकर वह पैसे कमाया करता था। इसी दौरान दूध का धंधा काफी बढ़ रहा था, तो सात्विक ने सोचा कि अब वह पड़ोसी गांव में भी दूध बेचना शुरू करेगा। अपने जमाए हुए पैसों से उसने नई साइकिल खरीदी, जिससे वह बाकी के गांव में जाकर दूध बेचने लगा। एक सुबह जब सात्विक काम के लिए अपनी साइकिल पर निकला, तब विनोद ने उसको देखा। अरे, मुझे बिना बताए सात्विक ने नई साइकिल खरीद ली। उसके लौटने के बाद पूछूंगा। विनोद उसके घर के बाहर सात्विक के लौटने का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद सात्विक दूध बेचकर वापस आया। जब हो सात्विक, तुमने नई साइकिल खरीद ली? हाँ विनोद, क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, बस यही जानना चाहता था कि नई साइकिल के लिए पैसे कहाँ से आए। भाई, आज तक जो भी दूध बेचा ना, उसमें से मैंने थोड़ा थोड़ा जमाया इस साइकिल के लिए, जिसकी मदद से अब मैं पास वाले गांव में भी जाकर दूध बेचने लगा हूँ। अच्छा, अरे तू तो काफी समझदार निकला सात्विक। विनोद हंसते हुए सात्विक के लिए खुश होने का नाटक किया और फिर अपने घर चला गया। घर जाकर विनोद सोच में पड़ गया कि इतने कम समय में सात्विक ने नई साइकिल खरीद कैसे ली। विनोद ने खुद तो कुछ नहीं लिया। उदास होकर विनोद गहरी सोच में ही डूबा रहा। मैं क्यों इतना उदास रहूं? अगर मैं भी सात्विक की तरह कुछ काम करूं तो पैसे जमा कर मैं भी अपनी मनपसंद चीजें खरीद सकता हूं, पर मैं करूं क्या? अरे हाँ, मुझे तो जलेबी बनाना बहुत अच्छी तरह से आता है। हाँ, मैं एक जलेबी की दुकान शुरू करूंगा। फिर अगले दिन विनोद ने अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली और गरम गरम जलेबी बेचने लगा। एक जलेबी 5 रुपए, आधा किलो 50 रुपए और 1 किलो 100 रुपए में। इस प्रकार विनोद ने बहुत स्वादिष्ट जलेबी कम भाव में बेचने लगा। उसके गर्मा गर्म जलेबियों की सुगंध गांव के कोने कोने तक पहुंच गई। गांव के सारे लोग विनोद की दुकान पर आने लगे मजेदार जलेबियों का स्वाद लेने के लिए। कुछ ही दिनों में विनोद की जलेबी बहुत मशहूर हो गई। एक दिन रमेश नामक एक आदमी उसकी दुकान पर जलेबी खा रहा था। वाह विनोद, तुम्हारे हाथों की बनाई हुई जलेबी बहुत ही मजेदार है। इतने कमाल की जलेबी मैंने आज तक खाई ही नहीं। भाई वाह! ऐसा कहकर रमेश जलेबी के मजे ले रहा था और बाकी के लोगों ने भी उसकी बहुत तारीफ की। पूरे गांव में विनोद की दुकान और भी मशहूर हो गई। अब धीरे धीरे विनोद थोड़ा घमंडी बनने लगा। मेरे जैसे जलेबी तो और कोई बना ही नहीं सकता। मुझे जलेबियों का दाम भी बढ़ाना पड़ेगा, इससे मैं और ज्यादा मुनाफा कमा सकता हूँ। दुकान पे आए हुए सब लोगों को विनोद ने बोला, जी आज से एक जलेबी 10 रुपए, आधा किलो 100 रुपए और 1 किलो 200 रुपए में। एक आदमी उदय जो जलेबी खरीदने आया था, उसने कहा, अरे भाई साहब, जलेबी इतनी महंगी कब से हो गई है? बाकी के दुकानों में तो किलो 100 रुपए में ही बेचते हैं। अगर मेरे जैसे स्वादिष्ट जलेबी कहीं और मिले ना, तो वही जाकर खा लीजिएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विनोद जैसी स्वादिष्ट जलेबी कहीं और नहीं मिलेगी, ऐसा सोचकर लोगों ने अब महंगी जलेबी खरीदना शुरू कर दी। इस गांव में मेरे जैसे जलेबियों को टक्कर देने वाला और कोई है ही नहीं। गांव वालों को तो अब मेरे स्वाद की लत लग चुकी है। ऐसा सोचकर उसने जलेबी को तोलने वाले तराजू के नीचे सबकी नजर से चोरी एक छोटा सा भार लगा दिया, जिससे वे लोगों को ज्यादा पैसों में कम जलेबियां बेच सके। इसी तरह विनोद का कारोबार उसके अनुसार चलता रहा। एक दिन गांव के जमींदार को विनोद की जलेबियों के बारे में पता चला, तो उन्होंने
उन्होंने अपने नौकरों को उसके पास 1 किलो जलेबी लाने के लिए भेजा। नौकर गए और विनोद के यहाँ से 1 किलो जलेबी ले आए। और जामींदार जी को दे दिया। जामींदार जी ने देखा कि जलेबियाँ तो 1 किलो से कम है। मैंने तो 1 किलो मंगवाया था, ये तो उससे कम है। मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं किया? कहा जामींदार जी ने गुस्से से। साहब जी, हमने तो दुकानदार को 1 किलो ही देने को बोला था और फिर उसने इतना ही दिया। हमारी कोई गलती नहीं है प्रभु। चलो हम इस जलेबी वाले के पास जाकर देखते हैं कि वह असल में कर क्या रहा है। दुकान के पास पहुंचने ही वाले थे जब जामींदार जी ने एक भिखारी को उस जलेबी की दुकान की ओर जाते हुए देखा तो वह रुक गए और अपने नौकरों को भी रोक दिया। जामींदार जी देखना चाहते थे कि दुकानदार उस भिखारी को किस तरह जलेबी बेचेगा। जामींदार और उनके नौकर पास वाली दुकान के पास खड़े होकर नजारा देखने लगे। एक जलेबी कितने की है भाई साहब? एक जलेबी 10 रुपए। भिखारी के पास थे सिर्फ 2 रुपए, तो उसने वो निकाला और बोला, बस एक जलेबी दे दो। विनोद ने कहा, 10 रुपए की एक जलेबी है, 2 रुपए में नहीं मिलेगी। ये सुनकर भिखारी वहाँ से जाने ही वाला था जब विनोद ने उससे रोककर कहा, हो, तूने यहाँ पर खड़े होकर मेरी जलेबियों का सुगंध लिया है, उसके लिए वो 2 रुपए। हे भगवान, मेरे पास तो ये 2 रुपए ही है और तुम ये भी इतनी बेरहमी से मांग रहे हो, मैं नहीं दूंगा। इसी दौरान जामींदार जी वहाँ पर पहुँचे और अपने पास रखे हुए पैसों का थैला भिखारी को दिया और कहा, तुम्हारे 2 रुपए के बदले में इस दुकानदार को तुम ये पैसे का थैला दे दो। अरे आप तो बड़े लोग हो साहब, आपको तो न्याय करना चाहिए। अगर आप इस दुकानदार को पैसे दे दोगे तो कैसे? मेरी बात मानो और दुकानदार को ये पैसे दे दो। भिखारी ने माना और पैसे विनोद को देने गया जब जामींदार ने कहा, 1 मिनट रुको, इस थैले को पहले जोर से हिलाओ। भिखारी ने थैले को जोर से हिलाया तो थैले में से सिक्के छन छन करने लगे। पैसों की आवाज सुनाई दी क्या विनोद? सुनाई दी साहब। अगर ये बात है तो फिर भिखारी ने अपना भुगतान दे दिया है। क्या साहब, पैसे तो इसने दिए नहीं और आप बोल रहे हो कि दे दिए? पैसे की आवाज तुमने सुन ली ना, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह भिखारी ने तुम्हारी जलेबियों की सुगंध सूंघ ली थी। तुम्हें तुम्हारी जलेबियों की सुगंध के पैसे इस थैले के पैसों की आवाज से ही मिल गई। तुरंत विनोद को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जामींदार जी से माफी मांगी। तुमने केवल यही गलती नहीं की, तुम्हारे जलेबियों का मूल्य बाकी की दुकानों से बहुत ही ज्यादा है और उसके ऊपर गलत तरीके से तोलकर तुम ज्यादा पैसों में कम जलेबियां बेचते हो। साहब जी, बस एक बार के लिए मेरी गलती को माफ कर दो, मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगा। तुमने आज तक बहुत गलतियाँ की है, तुम्हें तो इस गरीब को एक जलेबी भी देने का मन नहीं किया। अब मैं तुम्हें ये आदेश देता हूँ कि अभी इसी वक्त अपनी इस जलेबी की दुकान को बंद करो। ये बात सुनकर विनोद दास हो गया। जब उसी रास्ते सात्विक आया, विनोद की परिस्थिति देखकर सात्विक उसकी दुकान पर आया और बोला, जामींदार साहब, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया आप विनोद को इस बार माफ कर दे। सात्विक के अच्छे स्वभाव के बारे में जानते हुए इस बार तो सात्विक की बात सुनकर उसके अच्छे बर्ताव को ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ विनोद। कम से कम अब से पूरा मन लगाकर मेहनत से और ईमानदारी से अपना काम करो। ऐसा कहते हुए जामींदार जी वहाँ से चले गए। सात्विक और जामींदार जी की बात सुनकर विनोद ने अच्छा नाम कमाने का ठान लिया। इस वजह से अब और भी लोग उसके पास जलेबी खाने आने लगे। अंत में विनोद खुशी खुशी से और सच्चाई से अपना जीवन बिताने लगा। एक लंबे समय पहले एक गांव में जगन और सरस्वती नामक पति पत्नी रहते थे। उनका ऋत्विक नामक एक होशियार बच्चा भी था। उनके खुद का एक होटल भी था। वहाँ हर रोज स्वादिष्ट और अच्छा सुगंध आने वाला बज्जी बना के बेचते थे। ऋत्विक भी पढ़ते हुए
उसके माँ बाप का मदद करता था। हमेशा की तरह जगन बज्जी बना के बेचने लगता है। आलू बज्जी, मिर्ची बज्जी, ऑनियन बज्जी, आइए बाबू आइए। ऐसे जोर जोर से चिल्लाने पर उस रास्ते में जाते हुए लोग सारे उस सुगंध की वजह से बज्जियां खरीद के जाते थे। ऋत्विक होटल में अपने माँ बाप की सहायता करने के बाद अपनी माँ को बता के कुछ बज्जियां अपने दोस्तों को खिलाने अपने साथ लेके खेलने चला जाता था। ऐसे उस दिन ऋत्विक हर रोज की तरह उसका काम खत्म करके होटल में से कुछ बज्जियां लेके अपनी माँ को बोल के निकल पड़ा। बच्चियां लेके जाने पर भी माँ इसीलिए कुछ नहीं कह रही है क्योंकि मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। मैं भी सिर्फ इसीलिए उनकी मदद कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों के लिए काम करना ही पड़ेगा। ऐसे सोच के बच्चियों को लेके अपने दोस्तों के पास जाता है। मैंने ये बच्चियां आप सबके लिए लाया है, लेके खाओ। ऋत्विक, हमें ये बज्जियां नहीं चाहिए। क्यों? बज्जियां क्यों नहीं चाहिए? तुम हर रोज बज्जियां के सिवा कुछ नहीं लाते हो। रोज रोज ये खा के अब हम पक गए। हाँ यार, अब से तुम बज्जियां लाना बंद करो और हमारे साथ खेलने भी मत आओ। ऐसे मत कहो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी करूंगा। अच्छा, तो फिर तुम्हें हम सब के लिए आइसक्रीम खरीद के लाना होगा। मंजूर है? तुम लोगों को आइसक्रीम खरीदने के लिए मुझे बहुत पैसों की जरूरत है। मेरे पापा भी मुझे उतने पैसे नहीं देंगे। कुछ और पूछो, मैं करूंगा। तुम इसीलिए सोच रहे हो क्योंकि तुम्हें अपने पापा से पैसे पूछना पड़ेगा ना? हाँ, उनसे बिना पूछे पैसे लेने का मेरे पास एक उपाय है। अगर तुम पक्का करोगे तो ही बोलूंगा। तुम लोगों के लिए मैं कुछ भी करूंगा। क्या है वो उपाय? तुम्हारे होटल में खाने बहुत लोग आते हैं। उस समय में तुम्हारे माँ बाप काम में व्यस्त रहते हैं, तो तब तुम जितने पैसे चाहिए उतने पैसे लेके आ जाओ। किसी को तुम पे शक ही नहीं होगा। कोई ये भी नहीं जान पाएगा कि पैसे गायब भी हुए। हाँ, ये भी सच है। कल मैं पक्का तुम लोगों को आइसक्रीम खिलाऊंगा। ऐसे अपने दोस्तों को कह के खुशी खुशी घर चला जाता है। अगले दिन जब उसके माँ बाप काम में लगे हुए थे, ऋत्विक किसी को दिखे बिना चुपके से पैसे लेके अपने दोस्तों के पास चले जाता है। मैंने कहा था ना कि तुम सबको मैं आज आइसक्रीम खिलाऊंगा। चलो जाके खाएंगे। ऐसे वो उसके दोस्तों को लेके आइसक्रीम बेचने वाले के पास जाता है और सबको आइसक्रीम खिलाता है। कल क्या चाहिए बोलो, मैं खरीदूंगा। कल तुम जो कहो वही चाहिए हमें। ठीक है, कल मैं तुम लोगों को मेरा मनपसंद खाना खिलाऊंगा। ऐसे कहकर वो घर चला जाता है। रात में सोए बिना अपने दोस्तों के बारे में सोचते रहता है। कल मुझे अपने दोस्तों को कुछ अनपेक्षित खिलाना होगा। मतलब मुझे कल और पैसे लेके जाना होगा। ऐसे ऋत्विक अपने दोस्तों के कहा मान के हर रोज अपने माँ बाप को बताए बिना उनकी मनपसंद चीजें खरीद के देता था। आखिर में ये उसका एक बुरी आदत बन चुका था। हर रोज की तरह जब एक दिन ऋत्विक उसके माँ बाप के काम करते वक्त पैसे लेने गया था, तो उसकी माँ उसे देखती है। ऋत्विक, यहाँ आओ। हाँ माँ, क्या हुआ? तुम वहाँ क्या कर रहे थे? मैं कुछ नहीं माँ। सच कहो, मैंने तुम्हें पैसे लेते हुए देखा। ऐसे बिना पूछे पैसे लेना गलत है। क्या तुम्हें नहीं पता? तुम अब पैसे भी चोरी करना सीख गए। माँ, मुझे माफ करो। मैंने अपने दोस्तों के लिए ये सब किया है। आइंदा ऐसे कभी नहीं करूँगा। पहली बार है इसलिए कुछ नहीं कह रही हूँ। आइंदा ऐसे करोगे तो चुप नहीं रहूंगी। जी माँ। लेकिन उसकी माँ ये सोच में पड़ के दुखी होती है कि उसके बेटे को ये बुरी आदत आया कैसे। उसकी माँ को जब ऋत्विक ने ऐसे देखा तो वो तुरंत बदल गया। अपने दोस्तों के पास जाना बंद कर दिया। हर रोज अच्छे से पढ़ के अपने माँ बाप की मदद करते हुए रहता था। ऐसे कुछ दिनों बाद अचानक पैसों की पेटी में पैसे नहीं दिख रहे थे। उससे उसकी माँ को ऋत्विक पे ही शक आता है और जो कुछ भी उससे पहले हुआ उसके पति को बताती है।
तब जगन और सरस्वती दोनों ऋतिक के पास जाके पूछते हैं, ऋतिक, पैसों की पेटी में पैसे नहीं हैं, तुमने ही लिया है ना? माँ, जब से तुमने बोला तब से मैंने चोरी करना बंद ही कर दिया, मेरे दोस्तों के पास भी जाना बंद कर दिया, मुझे उन पैसों के बारे में कुछ नहीं पता। बेटा, अगर तुमने उस पेटी से पैसे लिए हैं तो कह दो हमें, हम कुछ नहीं कहेंगे। अगर तुमने नहीं लिया तो पेटी से पैसे कैसे गायब हुए? किसने निकाला होगा? सच कहो ऋत्विक। माँ, मुझे सच में नहीं पता है कि पैसे कहाँ गए। इससे पहले मेरा पैसे लेना सच ही है, मगर मैंने वो सब बंद कर दिया। अब तो मैंने नहीं लिया। जब से पैसे खो गए तब से जगन और सरस्वती बहुत ध्यान से सब पे नजर रख के काम करने लगे। मेरे पास पैसे खत्म हो गए। कुछ दिन पहले एक होटल से बहुत आसानी से पैसे चोरी कर लिया था मैंने। वापस वही जाके पैसे लेके आऊंगा। ये फैसला करके वापस उस होटल को जाता है। बच्चियां खाके पैसे देने का नाटक कर रहा था और कोई ना देखने के समय में पैसे चोरी करने वाला था जब जगन उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है। इतने उम्र के आदमी होके भी मेहनत किए बिना पैसे चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? इससे पहले भी तुमने यहाँ चोरी किया था ना? वो चोर पिटने के डर से सच बोल देता है। मुझे माफ कर दीजिए, ऐसे कभी नहीं होगा, मेहनत से ही काम करूंगा। चोर को उसकी गलती का एहसास होने पर जगन उसे माफ कर देता है। ऋत्विक पे उसकी गलती के बिना शक करने के लिए उसके माँ बाप दुखी होते हैं। आप लोग दुखी क्यों हो रहे हो माँ? उस दिन मैंने तुम्हें तुम्हारी गलती के बिना शक किया और आज तुम्हारे पापा ने असली चोर को पकड़ा है। मुझे तुम पे शक नहीं करना था बेटा। मुझ पर शक करने की वजह तो भी मैं ही हूँ ना माँ। अगर मैं वो नहीं करता तो आपको मुझ पे शक नहीं होता। आपने मुझे मेरी गलती समझाया, इसलिए मैंने वो करना छोड़ दिया, वरना मैं शायद बड़े होके भी यही करता। आइंदा ऐसे कभी नहीं होगा माँ। तब से जगन होटल में सावधान रह के काम करने लगा। अलग प्रकार के बच्चियां बनाना शुरू करके उन्हें बेच के खुशी से जीने लगा। उनका व्यापार भी अच्छा चलने पर सभी खुश थे। तो इस कहानी का नैतिक क्या है? गलती चाहे एक ही बार किया हो, लोगों से भूला नहीं जाता। इसीलिए गलती पहली ही बार नहीं करना चाहिए, सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। विष्णुपुरम नामक एक सुंदर गांव में शरद और श्रीधर नामक दो दोस्त अगल बगल घरों में रहते थे। शरद एक अच्छा आदमी था और दूसरों की सहायता करता था। श्रीधर बहुत लालची था। वो दोनों रिक्शा चलाते हुए खुशी से जी रहे थे। एक दिन सुबह वो दोनों रिक्शा स्टैंड में रिक्शा को रख के ग्राहक के लिए इंतजार कर रहे थे। तब एक आदमी शरद के पास जाता है। सुनिए, बस स्टैंड को आओगे? ये क्या? वो आदमी रिक्शा के लिए मेरे पास नहीं आया, बल्कि मेरे दोस्त के पास गया। कुछ भी करके मुझे ही उस आदमी को बस स्टैंड तक लेके जाना होगा। अरे आइए ना, बस स्टैंड तक मैं आपको लेके जाऊंगा भाई साहब, मेरी रिक्शा चढ़िए। श्रीधर के ऐसे कहने पर वो आदमी उसका ही रिक्शा चढ़ता है। उसके बाद श्रीधर उस आदमी को लेकर बस स्टैंड की ओर बढ़ने लगता है। अरे मेरा ही तो दोस्त है, मेरे बजाय उसके रिक्शा में वो आदमी चला गया, इसमें क्या बात है? ऐसे उसका दोस्त सोचते रहता है। और ठीक तभी 3 आदमी उसके रिक्शा के पास आते हैं। सुनिए, बस स्टैंड को आएंगे आप? जी साहब, आइए रिक्शा में बैठिए। तब शरद भी उन 3 आदमियों को लेकर रिक्शा चलाते हुए बस स्टैंड तक पहुंचता है। रिक्शा चलाते हुए शरद सोचता है, मेरे दोस्त के उस आदमी को ले जाने के कारण ही मुझे अब 3 ग्राहक मिले। ऐसे सोचते हुए वो उन तीनों को बस स्टैंड में छोड़ देता है। जब वो 3 आदमी बस स्टैंड में उतरकर शरद को पैसे दे रहे थे तो शरद का दोस्त श्रीधर उसे देखता है। अच्छा, जल्दबाजी में मैंने गलत फैसला लिया। पहले जो एक आदमी आया था उसको मैंने ले लिया। अगर रुका होता तो ये 3 आदमी मेरे रिक्शा में आते और मुझे ज्यादा पैसे मिलते। ऐसी सोचकर श्रीधर उसके दोस्त के पास जाता है और फिर वहां से दोनों चले जाते हैं। ऐसे बहुत साल बीत जाते हैं। एक दिन वो दोनों रिक्शा स्टैंड में ग्राहक के लिए इंतजार कर रहे थे। तब, अरे शरद, एक समय में हम अगर रिक्शा स्टैंड में
इंतजार करते थे तो बहुत सारे ग्राहक आते थे, पर आज के समय में कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि सबके पास अभी ऑटो है, कार है और उन्हीं में जाना पसंद करते हैं। इसीलिए हम चाहे जितना इंतजार करें, लोग तो नहीं आएंगे। अरे हाँ श्रीधर, लेकिन अब हमें अगर ऑटो खरीदना भी है, उतने सारे पैसे तो हमारे पास नहीं है ना। वैसे भी रिक्शा में बैठने के लिए कोई नहीं आ रहा है। इससे बेहतर तो यही है कि हम ये काम छोड़कर शहर चले जाते हैं और वही कोई काम करते हुए खुशी से जी सकते हैं। श्रीधर, चाहे जो भी हो जाए, मैं अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं आऊंगा। मुश्किलें तो हर जगह होंगी ना, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम गांव छोड़कर कहीं और चले जाए। और इस बात की क्या यकीन है कि कल हम शहर में जाएंगे तो वहाँ मुश्किलें नहीं आएंगे। तो मुझे यही रहना है और इन मुश्किलों का सामना यही करना है। अरे शरद, यहाँ पर हमें कोई और काम नहीं मिलेगा। ठीक है, तुम यही रहो, मैं जा रहा हूँ। ऐसे कहकर वो उसकी बीवी बच्चों के साथ सच में शहर चले जाता है। वहाँ जाकर वो कार चलाते रहता है। मेरे साथ अगर मेरा दोस्त भी होता तो हम दोनों मिलकर कोई ना कोई काम ढूंढ लेते। अब मुझे अकेले ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसे वो बहुत दिन दुखी रहता है। एक दिन शरद रिक्शा स्टैंड के पास रिक्शा में बैठे रहता है। तब एक आदमी का आवाज सुनाई देता है, प्याज, प्याज, ताजे प्याज। ऐसे जोर से एक आदमी चिल्ला रहा था। उसे देख शरद को एक विचार आता है। अरे हाँ, मेरे पास ऑटो खरीदने के लिए तो पैसे नहीं है, लेकिन खुद से मैं एक प्याज का वाहन तो बना सकता हूँ और गांव में उसी वाहन को चलाते रह सकता हूँ। और इतना ही नहीं, उस वाहन को बनाने के लिए पैसे ज्यादा खर्च भी नहीं होंगे और मुझे बस ये ध्यान में रखना होगा कि उस वाहन में ज्यादा लोग बैठ पाए। और तब नए दिखने वाले वाहन को देख गांव वाले सारे मेरे वाहन में आएंगे और मैं ऐसे पैसे भी कमा सकूंगा। उस आदमी का प्याज प्याज करके चिल्लाने के कारण ही मुझे ये विचार आया है। ये सोचकर शरद तुरंत उस काम में लग जाता है। उसके पास मौजूद सारी चीजों से प्याज के आकार में दिखने वाले एक बड़े वाहन को बनाता है, जिसमें बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं, और उसे चलाते हुए गांव में जाता है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रामालय नगर, आइए बाबू आइए, जल्दी आइए, ऑटो से भी कम दाम में मैं लेके जाऊंगा, आइए बाबू आइए। ऐसे उसके जोर से चिल्लाने पर कम दाम में और इतने बड़े आकार में एक प्याज के वाहन को देख सभी चौंक जाते हैं और तुरंत उसके गाड़ी में बैठ जाते हैं। ऐसे ही कम दिन में शरद का प्याज की तरह दिखने वाले वाहन में बहुत सारे लोग बैठते हैं और वो बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। इतना कि कुछ ही दिनों में वो और थोड़े प्याज के वाहन बनाकर उनमें दूसरों को चलाने के लिए नौकरी भी देता है। ऐसे वो वाहन चलाते हुए बहुत खुश रहता है। तब एक दिन श्रीधर उसके पत्नी के साथ शहर से गांव आता है। गांव आते ही उसके दोस्त शरद के बारे में सबके मुंह से प्रशंसा सुनकर वो चौंक जाता है। यहाँ मैं हूँ जो शहर जाकर कार चलाते हुए आए हुए पैसे कम पड़ जाने के कारण कर्ज लेकर दुख में जी रहा हूँ, और मेरा दोस्त यहाँ इसी गांव में इतना प्रसिद्ध गाड़ी चलाते हुए इतनी प्रशंसा पाते हुए खुश है। अगर मैं भी इसके साथ यही रहता तो शायद मैं भी वो प्रसिद्ध गाड़ी चलाता और खुश रहता। अरे हाँ, मेरे दोस्त को वैसे भी मुझ पे बहुत भरोसा है, तो मैं एक काम करूँगा, उसे मैं अपने साथ शहर ले जाऊंगा, फिर उसके सारे वाहन को मैं ले लूंगा और उसे वहाँ छोड़कर मैं दूर भाग जाऊंगा। तब उन सारे वाहन को बेचकर आए हुए पैसों से मैं अपना कर्ज चुका पाऊंगा और खुश रह पाऊंगा। लेकिन मेरा दोस्त तो मेरे कहने के बावजूद अपना गांव छोड़कर नहीं आएगा। हाँ, मैं अपनी बीवी को उसकी बीवी से बात करने के लिए कहूंगा, तब तो उसे आना ही पड़ेगा। ये सोचकर श्रीधर उसके बीवी के पास जाता है। नर्मदा, तुम मेरे दोस्त की पत्नी के पास जाकर उससे बात करो और उसे मनाओ कि हमें शहर जाना होगा, और ऐसे वो जो कुछ भी सोचता है उसकी बीवी को बताता है।
ठीक है जी, मैं वही करूंगी। ये कह के नर्मदा शरद की बीवी के पास जाती है। अरे भाभी, आप भी मेरे साथ शहर आ जाइएगा। वहाँ अगर आप ये प्याज की वाहन चलाएंगे ना तो बहुत सारा पैसा मिलेगा। हाँ, और उतना ही नहीं, यहाँ से वहाँ रहने में भी दुगना अच्छा होगा। हाँ, मेरे पति भी वहाँ कार चलाते हुए बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। आपके पास तो पहले से ही बहुत वाहन है, वहाँ आएंगे तो और भी पैसे कमा पाएंगे। जी भाभी, ये तो अच्छा विचार है, जरूर हम सब आपके साथ शहर आएंगे। ये कह के वो उसके पति शरद के पास जाकर, सुनिए, हम भी आपके दोस्त के साथ शहर जाएंगे ना जी। वहाँ यहाँ से दुगना अच्छा होगा और दुगने पैसे भी मिलेंगे, पता है आपको। अच्छा, तो तुम ही चले जाओ। मैंने पहले भी कहा है, मुझे ये गांव छोड़कर कहीं नहीं जाना है, यही मेरा घर है। उसके पति के ऐसे कहने पर इसी बात को कहने वो नर्मदा के पास जाती है। वहाँ पहुँचते ही पति पत्नी को कुछ बात करते हुए सुनकर वो दरवाजे के पास ही रुक जाती है। नर्मदा, क्या तुमने मेरे दोस्त की बीवी से बात किया है? कुछ भी करके उन्हें हमारे साथ शहर ले जाना ही होगा। अरे हाँ जी, उसने तो मेरी बातों पे यकीन कर लिया है। वो दोनों पक्का आएंगे शहर, तब हम उनके पास मौजूद सारे वाहन को बेचकर हमारे कर्ज चुकाएंगे और हम खुश रह पाएंगे। दरवाजे के पास खड़े हुए शरद की बीवी ये सब सुन लेती है और भागते हुए उसके पति के पास जाती है। सुनिए, हम शहर नहीं जाएंगे, ये सब आपके दोस्त का चाल है। और ऐसे उसने जो कुछ भी सुना अपने पति को बताती है। क्या मेरा दोस्त कर्जों में फंसा है, इसीलिए वो ऐसा है? कुछ भी करके मेरे पास मौजूद वाहन को बेचकर भी उसका कर्ज चुकाना होगा। क्या एक तरफ आपका दोस्त आप पे जाल बिछा रहा है, आपको धोखा दे रहा है, और आप सोच रहे हैं कि आप उसकी मदद करेंगे? ये क्या है जी? वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वो मेरा दोस्त है और वो अभी कष्टों में है, तो मुझे उसे बचाना होगा और मुझे उसकी सहायता करना होगा। ये कह के वो वहाँ से उसके दोस्त के पास चले जाता है। श्रीधर, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ आए हो, वरना मैं तुम्हारे पास आ जाता। और अगर मुझे पहले ही पता होता कि शहर में तुम्हारी इतनी मुश्किलें हैं, तो मैं तुम्हारी मदद कर देता। इसके लिए मुझे धोखा देने की कोई जरूरत नहीं। मैं खुद एक वाहन बेचकर तुम्हें वो पैसे दे दूं। हम दोनों ये गाड़ी चलाते हुए खुश रह पाएंगे। श्रीधर को बताता है, शरद, मैं तुम्हें धोखा देना चाहता था, ये जानकर भी तुम मेरी मदद करने यहाँ आए। मुझे अपने आप पे घिन आ रही है और मुझे अब अपनी गलती का एहसास हुआ है। तुम एक अच्छा इंसान हो और उससे बेहतर दोस्त हो मेरे। अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और आइंदा ये गलती नहीं करूंगा। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना, और तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। बस यही चाहता था मैं। अब मुझे बहुत खुशी है, हम दोनों को हमेशा ऐसे ही रहना है। तब से वो दोनों दोस्त साथ में रहते हुए उसी गांव में प्याज का वाहन चलाते हुए बहुत खुश रहते हैं।